पीएमएस हो सीएसएस हो, सबसे मेजर हर्डल इस एग्जाम को पास करने की वो है इंग्लिश ऐसे। लेकिन आई गारंटी यू, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये मुश्किल आसान हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र कि उसने हमें एक और मौका दिया आप लोगों के साथ मुझे इंटरेक्शन करने का, और सोशल मीडिया के थ्रू, इस यूट्यूब चैनल के थ्रू मेरे तजर्बे से जो मैंने चीज़ें सीखी, जो मैंने अपने एक्सपीरियंसिस से चीज़ें हासिल की, वो आप तक शेयर करने के लिए अल्लाह ताला ने मुझे एक और मौका दिया। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से सलाम। तो जनाब, वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता चल गया होगा टाइटल से ही कि ये वीडियो बेसिकली आज इंग्लिश एसे के ऊपर है। पीएमएस एग्ज़ाम या सीएसएस एग्ज़ाम, इसमें सबसे मेजर और इम्पोर्टेंट हर्डल जो है, जो बैरियर जो है, जो कि आपकी कामयाबी और नाकामी के दरमियान एक रुकावट हाइल है, या जो दीवार है जिसको अबूर करना बहुत ज़रूरी है, वो है इंग्लिश ऐसे। जनाबे वाला, इंग्लिश ऐसे का इतना फोबिया, इतना फियर हमें एकेडमी से आता है, हमें लोगों से आता है। इसका फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है। हम इससे नफ्सियाती तौर पे, साइकोलॉजिकली थोड़ा सा इस चीज़ का शिकार रहते हैं कि पता नहीं हम ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इंग्लिश ऐसे है क्या? सीएसएस में, पीएमएस में इस ऐसे की डिमांड क्या है? एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है? वो किन चीज़ों को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए आपका पेपर चेक करता है, जिसको अक्सर एस्पिरेंट ओवरलुक कर जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले बेल आइकन को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें, ताकि बहुत सारी इस तरह की मज़ीद वीडियोस इंफॉर्मेटिव जो आपके काम आने वाली हैं इंशाल्लाह मुस्तकबिल करीब में, और आपको ऑफिसर बनाने में हेल्पफुल होंगी, तो वो आप तक पहुंचती रहें। तो सबसे पहले इंग्लिश ऐसे में एक वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। ये एक 100 नंबर का पेपर होता है। सीएसएस में आपके पास वर्ड लिमिट जो है वो 2,500 के करीब होती है, और आपने 3 घंटे के अंदर वो ऐसे लिखना होता है। जबकि पीएमएस के अंदर वो जो आपकी वर्ड लिमिट है वो 1500 के करीब होती है, 1500 से 2000, जिसमें आपने 1.5 घंटे के अंदर ये वर्ड लिमिट पूरी करते हुए एक ऐसे लिखना है। इस ऐसे के अंदर आपकी एक स्ट्रक्चर्ड आउटलाइन होनी चाहिए। उस आउटलाइन के अंदर आपने अपने ऐसे को प्रॉपरली डिफाइंड फॉर्म में और रिफाइंड फॉर्म में बता देना है कि आपका ऐसे है क्या, आप इसमें किस चीज़ों पे बात करने वाले हैं, किन चीज़ों पे लिखने वाले हैं, ताकि एग्जामिनर आपकी आउटलाइन पढ़ते ही आपको पास या फेल करने का माइंडसेट जो बनाता है, जो मिथ है, ये काफ़ी हद तक ठीक भी है। तो उसका माइंड आपके लिए बड़ा क्लियरिटी में आ जाए कि ये एक सीरियस कैंडिडेट हैं, सीरियस एस्पिरेंट हैं, तो डेफिनेटली इनको ऐसे मुझे पढ़ना है। आपकी आउटलाइन उसको मजबूर कर दे कि वो आपका ऐसे थॉरोली पढ़े। नंबर वन। अब आने वाली वीडियो सिर्फ ऐसे के ऊपर, जो 2-4 ऐसे की सीरीज होंगी, उसमें आप डिफरेंट पार्ट्स, क्योंकि एक वीडियो के अंदर ऐसे को समझाना या एक वीडियो के अंदर ऐसे को कंप्लीटली अंडरस्टैंड करते हुए इसको उस लेवल पे लेके जाना कि आपका इंग्लिश ऐसे कभी ड्रॉप ना हो, ये थोड़ा सा नामुमकिन था। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, मैंने इंग्लिश ऐसे जो है वो पीएमएस में 3 दफ़ा पास किया और सीएसएस में 1 दफ़ा पास किया। इसके अलावा मैंने जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में 2 दफ़ा उसके इंग्लिश का जो एसए का पेपर है वो क्वालिफाई किया। इसके अलावा बहुत सारे और एग्जाम्स हैं। जूनियर एनालिस्ट का मैंने मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंदर एग्जाम दिया, उसमें भी एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में एक एसए का पेपर था, तो वो एसए जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छे स्कोर के साथ पास किया। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये एसए को मुझे कभी भी फियर नहीं आया कि मैं ऐसे लिख नहीं पाऊंगा। हम ऐसे को क्रैम करने की कोशिश करते हैं, हम ऐसे को अंडरस्टैंड ही नहीं करते। उसके कुछ बेसिक पार्टिकल्स हैं जो कि शायद हम मिस कर जाते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो मेजर चीज़ है, वो आपका अपना ओपिनियन, आपका अपना एनालिसिस, आप किसी चीज़ को लेके क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, वो ज़्यादा अहम है। वो एग्जामिनर को ज़्यादा आई कैचिंग लगता है, बजाय ये कि आप एक रटी रटाई आउटलाइन को रट लें और उसको बगैर समझे उसी तरह लिख दें। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके पास होने वाली है वो ये है, डियर एस्पिरेंट, के आपने ऐसे को डिकोड करना सीखना है। इसके ऊपर मेरी एक वीडियो अलग से आएगी, उसका लिंक मैं आने वाली वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो इस वीडियो का लिंक भी उसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपके लिए सहूलत रहे। तो ऐसे को डिकोड करना इज समथिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन के व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन द स्पेसिफिक टॉपिक। हमें उसको उसके अकॉर्डिंग, उस डायमेंशन में ऐसे को सॉल्व करना है। हम करते क्या हैं? फॉर इंस्टेंस आई एम गिविंग यू एग्जांपल।
कि एक टॉपिक आ गया डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी डू नॉट मूव टुगेदर। हमें सबसे पहले तो ऐसे की टाइप्स को डिफाइन करना है कि ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे है, ये जो है वो नैरेटिव है, ये जो है ओपिनियन वाला है, इसमें मुझे कोई ये आर्गुमेंटेटिव है या ये लिटरेरी ऐसे है। इसकी डिफाइन करना हमें बहुत ज़रूरी है, इसके लिए वीडियोस आपको मिलती जाएंगी। तो सबसे पहले तो आपने ऐसे को जब चूज़ करना है, पढ़ें, वाइड रेंज करें, उसमें सिलेक्ट कैसे करना है, ये भी एक आर्ट है जो आपको आनी चाहिए कि आपने ऐसे को सिलेक्ट कैसे करना है। वाइड रेंज ऑफ टॉपिक में हमेशा उस ऐसे को आपने ऑप्ट करना है जिसके ऊपर आपने थोड़ा बहुत नॉलेज बेस डेवलप किया हुआ है, जिसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। आपको जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ रोल प्ले करेगी पहले 5-10 मिनट के अंदर अंदर जो आपका डिसीजन है, दैट विल बी, इन अदर वर्ड्स, मैं अगर सेफली कहूँ तो वो 10 मिनट जो हैं जिसमें आप टॉपिक सिलेक्शन करते हैं, दैट विल डिफाइंड योर कैरियर कि आप आने वाले वक्त में एक ऑफिसर हैं या आप जो हैं वो उस तरह उस जो मार का शिकार होने वाले हैं जो कि अमूमन ऐसे के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत बुरी मार मारता है। तो सबसे पहले आपने टॉपिक सिलेक्शन करनी है, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो आएगी। आज की वीडियो के अंदर मैं ऐसे को अंडरस्टैंड करना आपको सिखाना चाहता हूं कि ऐसे के पार्टिकुलर्स कौन कौन से हैं, किस तरह से ऐसे को आप लिखेंगे, किस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे, और ये इंडिविजुअल ब्लॉक्स हैं। आई बिलीव कि ये इंडिविजुअल ब्लॉक्स हैं। आपने उन इंडिविजुअल ब्लॉक्स को लेके चलना है और वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आपने इन ब्लॉक्स को जोड़ते जाना है बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह, और आपकी कंक्रीट बिल्डिंग ऑफ एसे विल बी कंस्ट्रक्टेड व्हेन यू विल फॉलो दीज गाइडलाइंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ऐसे के टॉपिक को सिलेक्ट करना है, चूज वाइजली। ये मिथ हैं, बहुत सारे मिथ्स हैं कि आप उसी टॉपिक को करें जिसको कोई नहीं कर रहा। मैंने कुछ एग्जाम्स में ये भी किया, मेरा ऐसे उसमें भी पास था, लेकिन मैं समझता हूं कि उसके अंदर मेरा जो स्कोर कंपैरेटिवली नॉर्मल आया। मैंने पीएमएस 2020 के अंदर टॉपिक वो सिलेक्ट किया जो सबने अटेम्प्ट किया था, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे था। जिनसे मेरी बात हुई, द पीपल ऑफनली टोल्ड मी कि हमने यही टॉपिक किया। उसमें मेरा स्कोर 67 था। तो व्हाट आई बिलीव के फर्क कहाँ आया कि आपने ऐसे को जब उस फॉर्मूले के तहत लिखा तो आपका ऐसे जो है उसके अंदर कुछ कॉस्मेटिक चेंजिंग आपने करनी होती हैं, वो भी आपको बताई जाएंगी वीडियोस के थ्रू कि आप किस तरह से उसको स्कोरिंग भी बना सकते हैं। फिर मैंने एक वो ऐसे किया अगली अटेम्प्ट में 2021 में, जिसके अंदर मैंने ऐसे के अंदर वो टॉपिक सिलेक्ट किया जो जरा हटके था। मैं ये भी टेस्ट करना चाहता था कि आया ये जो हटके मैं टॉपिक कर रहा हूँ मैं कितना सेफ रहता हूँ और मैं कितना स्कोर कर पाता हूँ। तो उसमें मेरा स्कोर 40 था। आई जस्ट पास द ऐसे। तो मुझे ये फिर अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये मिथ्स हैं कि आप वो टॉपिक करें जो कोई भी नहीं कर रहा। देखें, जो आपने ऐसे करेक्ट कर लिया, एरर फ्री कर लिया, ग्रामेटिकली अच्छा कर लिया, और उन पर्टिकुलर जो गाइडलाइंस हैं जो ऐसे की डिमांड है उनको फॉलो करते हुए कर लिया, तो आई बिलीव कि आपका ऐसे स्कोरिंग भी होगा, आपको पास भी कराएगा और आपकी ये हर्डल खत्म हो जाएगी। ऐसे के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं पहले हम वो बात करते हैं कि ये कौन कौन से हैं। सबसे पहला बिल्डिंग ब्लॉक आपकी आउटलाइन है। आउटलाइन से भी पहले टॉपिक सिलेक्शन है। टॉपिक सिलेक्ट करने के बाद आप जब उसकी देखते हैं उसको स्टेटमेंट, अब ऐसे की जो स्टेटमेंट है वो और चीज है, उसके अंदर जो बात पूछी गई है वो और चीज है। जो लोग दरसो तदरीस से मुंसलिक हैं, जो टीचिंग करते हैं, जो अहबाब, वो ये वीडियो देखते हुए समझ जाएंगे कि अमूमन जब एक पेपर चेक किया जाता है तो उसकी एक मार्किंग की बनाई जाती है, मार्किंग स्कीम दी जाती है। ये कॉलेज स्कूल में अभी भी प्रैक्टिस है कि आप जो टीचर अगर जिसने पेपर सेट नहीं किया वो ये पेपर चेक करने लगा है तो उसको आइडिया रहे कि मैंने कौन से डिमेंशन में पेपर को चेक करना है, आंसर कौन सा रेलिवेंट है, कौन सा ठीक है। अब ऐसे के ऊपर तो ओपन एंडेड है। अब ऐसे में टॉपिक के थीम दिया जाता है एक एग्जामिनर को, पेपर चेकर को वो थीम दे दिया जाता है कि ये टॉपिक है, इसका ये थीम है, जिसका ऐसे इस थीम से रेलिवेंट है उसको आप पास कर दें। जिसका ऐसे चाहे वो जितना मर्जी अच्छा लिखा है उस थीम से हट गया है, आपको वो पास नहीं करेगा। इट विल बी योर लकी डे अगर आप उसमें पास हो जाते हैं। तो थीम से रेलिवेंट रहें, थीम को अंडरस्टैंड करें। एक वीडियो इस पे भी बनाएंगे। फिर थीम के बाद आपने जब क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लिया कि मुझसे एक्चुअली वो पूछ क्या रहा है, उसके पूछने के बाद आपने उसकी एक थीसिस लिखनी है।
चाहे वो कुछ लोग कहते हैं जी इसको इंट्रोडक्शन का पार्ट बनाएं, कुछ लोग कहते हैं जी आउटलाइन में लिखें, लेकिन मैंने आज तक अपना थीसिस स्टेटमेंट आउटलाइन में कभी नहीं लिखा। मैंने उसके बगैर ही हमेशा अपने ऐसे अटेम्प्ट किया है। अब उसका थीसिस अपने लिए मैं जरूर लिखता हूँ कि यार मेरा जो थीम है, जो मेरा इसका थीसिस है वो ये है। अब उसको कितनी डिमेंशंस में लेके जाना है, इट्स अप टू योर स्किल्स। ये सम टाइम होता है कि मैं उसको यूनि डिमेंशन लेता हूँ क्योंकि मैंने स्पेसिफिक रहना टॉपिक पे, मुझे इधर उधर की नहीं छोड़नी। मैंने अपना और ऐसे चेकर का या पेपर चेकर का टाइम मैंने वेस्ट नहीं करना। मैंने टू दी पॉइंट बात करनी है। अगर मुझसे पूछा यह जा रहा है कि मुल्क के पॉलिटिकल मसाइल का हल बताइए, तो मुझे पॉलिटिकल मसाइल ही डिस्कस करने हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारी मईशत बहुत बुरी है, हमारे पास एजुकेशन नहीं है, ये मैं उसको लिंक जरूर करूंगा, लेकिन मैं अपना ऐसे ही एजुकेशन पे लिखना शुरू कर दूं कि एजुकेशन को बढ़ाने के लिए खवातीन का किरदार बहुत है, मैं तो खवातीन को रोल दें। भाई मुझसे पॉलिटिकल मसाइल पूछे जा रहे हैं, मुझे उनको डिस्कस करना चाहिए, मुझे ये तमाम चीज़ें अलाइन करनी है, ये तमाम चीज़ें इंटरलिंक करनी है टूवर्ड्स पॉलिटिकल इश्यूज जहां पे हमारे पॉलिटिकल मसाइल आ रहे हैं। अब जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो मेजोरिटी ऑफ द एस्पिरेंट ये गलती करते हैं कि वो टॉपिक से हटके उसको एक्सप्लेन करने लग पड़ते हैं जी। फॉर इंस्टेंस ये बड़ी मेरे नज़दीक माजरत के साथ आप इख्तलाफ रख सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताएं अगर आपके पास कोई इसकी बेहतर सजेशन है, या जिस तरह से आप ऐसे लिखते हैं आउटलाइंस दें, मैं उसको वैल्यूएट करूंगा। होता ये है कि हम जी आ गया जी लिटरेसी के ऊपर ऐसे आ गया, तो आप लिटरेसी को डिफाइन करने ला पड़े। व्हाट इज लिटरेसी, what is a type of literacy, how many types, how it is calculated. It is not being asked from you. You are a serious and mature candidate and the FPSC actually demanded from you, और PPSC actually demanded कि आप एक अपना ओपिनियन, अपना एनालिसिस रखते हैं, आपकी नज़र बड़ी शार्प है, आप इश्यूज को क्रिटिकली देखते हैं। तो आपने जो आप जब आप अपना एनालिसिस दे रहे होंगे तो आपने अपनी थॉट्स को बड़ा क्लियर रखना है। तो क्लैरिटी कैसे आती है, जब आप टॉपिक को अंडरस्टैंड कर चुके होते हैं। वंस यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक, तब आपके लिए उस पर लिखना, उस पर बोलना बहुत इजी हो जाता है। तो जब आपने अपने आप को मेंटली तौर पे ये अंडरस्टैंड कर लिया कि मेरा टॉपिक है क्या, उसके अंदर स्टेटमेंट क्या पूछी गई है, उसमें पूछा क्या गया है, तब आप उसके ऊपर रफ वर्क के ऊपर आप अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, कोहेरेंस मेंटेन रखें, पॉइंट्स को जॉट डाउन करते जाएं, जो जो आइडियाज आपके माइंड में आ रहे हैं उस टॉपिक को लेके। अब उनके अंदर आपने कोहेरेंस कैसे रखनी है कि सबसे टॉप आइडिया जो होगा सबसे टॉप पे, जो उसके बाद वो उसके बाद जो फिर इस तरह से रेलिवेंट रखते हुए इंटरलिंक करते जाएं। कोहेरेंस मेंटेन रखनी है। कोहेरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आइडिया दूसरे आइडिया से इंटरलिंक होना चाहिए। जब आपके आइडियाज इंटरलिंक होंगे तब आप एक अच्छा ओपिनियन डेवलप कर सकेंगे और आप अगले बंदे को कायल कर सकेंगे कि ये इश्यूज, ये प्रॉब्लम ये हैं, तो इनको आप इस तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फर्दर जो चीज आपने करनी है, कोहेरेंस मेंटेन होगी, आउटलाइन आपकी डेवलप होना शुरू हो गई, आपने अपना टॉपिक को अंडरस्टैंड कर लिया, डिकोड कर लिया। उसके बाद आपके तीन मेजर फैक्टर्स, जो आपने तीन मेजर सेगमेंट्स बनाने हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और अकेले अकेले के ऊपर मैं वीडियो डेवलप करूंगा। पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपका इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन, मैं एक किसी जगह, लेट्स सपोज आपका एक बिल्डिंग है जिसके दो दरवाजे हैं, एक बाहरी वाला बाहर सामने वाला दरवाजा, एक उसके पिछली साइड पे दरवाजा। आप उस दरवाजे से जब एंटर होंगे तो वहां पे एक गार्ड बैठा है, वो आपसे पूछेगा आप क्या करने आए हैं, कौन है, क्या करने आए हैं। आप मुद्दा बयान करेंगे कि मैं ये इस मकसद के लिए आया हूं, ये काम करूंगा, इसके पास ये चीजें हैं मेरे पास। तो आप बता के अंदर दाखिल हो जाएंगे। बिल्डिंग के अंदर जाके जब आप पिछले दरवाजे से एग्जिट करने लगेंगे तो वहां एक और गार्ड बैठा है, वो आपसे पूछेगा आप क्या करने आए थे। आप बताएंगे मैं इसलिए आया था, मैं ये काम कर लिए, अब मैं नुक्ता नजर ये रखता हूं कि अब मेरे काम हो चुके हैं, अब मुझे तसल्ली है कि नहीं है। आप फिर वहां से चले जाएंगे, निकल जाएंगे। बात करने का मकसद, मिसाल देने का मकसद ये है कि इंट्रोडक्शन आप ऐसे को इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि मेरा टॉपिक ये है, इस पर मेरा स्टैंस ये है, इसके काजेज मेरे पास ये थे, इसके सोल्यूशन भी मैं कोई डेवलप करूंगा, और इसके बाद जो नतीजे आएंगे वो बड़े होपफुल होंगे। फिर आप बॉडीज पे आते हैं, बॉडी पैराग्राफ। एट द एंड जब आप कंक्लूजन लिखते हैं तब आप फिर बताएंगे कि मेरा ये टॉपिक था, इस पे इन नटशल मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूँ, पूरे ऐसे का जिस्ट मैं एक कंक्लूजन में लिख रहा हूँ। उसके बाद मेरा जो एनालिसिस है, मेरे जो की टेक अवेज हैं, मैं वो बताऊंगा, और उसके बाद मैं पॉजिटिव होप पे मैं अपना ऐसे जो कंक्लूड कर दूंगा। तो इस तरह से डिफरेंट ब्लॉक्स को जोड़ के आप जब बनाएंगे,
आपका ऐसे कभी फेल नहीं होगा। आप खुद भी कॉन्फिडेंट होंगे और आपके लिए इतना इजी वे हो जाएगा ऐसे पास करना कि आपने एक छोटे छोटे स्टेप जो हैं, देखें पूरा ऐसे एट द होल कवर करना बहुत मुश्किल है। आप उसको छोटे 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 स्टेप्स में ब्रेक कर रहे हैं। ये ऐसे ही है कि जैसे आपने 1000 माइल का जर्नी करना है और आप एक ही दिन में नहीं कर पा रहे या लगातार नहीं कर पा रहे, तो आप फिर ऐसा करें, आप उसको स्टेशन कर लें कि मुझे लाहौर से उकाड़ा एक दिन स्टे करूंगा, उकाड़ा से मैं मुल्तान जाऊंगा, मुल्तान से आगे मैं स्टे करूंगा, वहां से मैं आगे जाऊंगा, फिर स्टे करूंगा। इस तरह से आप अपने ऐसे को डिफरेंट वे में लिख सकते हैं और इस तरह डिफरेंट लिखने से आपका ऐसे बहुत बेहतर हो जाएगा। और बिलीव यू मी, आप बड़े कॉन्फिडेंट फील करेंगे और फिर इंशाल्लाह ताला आई एम वेरी मच होपफुल कि आप अपने ऐसे को ना सिर्फ पास करेंगे बल्कि आप अपना ऐसे जो है हाईली स्कोरिंग सब्जेक्ट के तौर पे आपको फेवर करेगा। इंशाल्लाह बहुत सारी दुआओं के साथ उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए प्रोडक्टिव होगी और आने वाली जो ऐसे सीरीज है उसको देखना ना भूलिएगा। बिलीव यू मी, मैं बहुत सिंसियर एफर्ट कर रहा हूँ कि आपके लिए इसको कदरे आसान कर दूं ताकि ये आपका हर्डल जो हाइप क्रिएट हुई है कि ऐसे पास नहीं होता, इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में ये वक्त आपको साबित करेगा कि मेरी ये बातें बिल्कुल ठीक थी। और आपके लिए बहुत सी दुआएं। अल्लाह पाक आपके मामलात में बेशुमार आसानियां करे। अल्लाह पाक अपने गैब के खजानों से आपको अता फरमाए और आपको इतना नवाजे कि आपसे संभाला ना जाए और आप खैर बांटने वाले बनिए। छोटी सी बात के साथ मैं आज की वीडियो एंड करूंगा कि देने वाला हाथ हमेशा से बहुत अफजल होता है, चाहे कुछ मुस्कुराहट ही हो। देते रहिए, बांटते रहिए। खुदा हाफिज।